Today we will discuss about pneumonia. 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 What is pneumonia? Pneumonia simply It is the refers inflammation as of the lung it parenchyma. simply refers as inflammation of lungs. Inflammation of lungs. The inflammation of lungs is called pneumonia. But this is not the complete definition of pneumonia. Then what is the complete definition of pneumonia? Pneumonia is the inflammation of of The lung lung parenchyma. parenchyma, but not all the lung parenchyma. The lung parenchyma that is distal to terminal bronchiole. Terminal bronchiole. The inflammation or the infection of lung parenchyma distal to the terminal bronchiole is called as pneumonia. Now the question arises here, what is this terminal bronchiole? इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल को समझने के लिए आपको रेस्पिरेटरी ट्री पता होना चाहिए. उस रेस्पिरेटरी ट्री की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, तब आपको समझ आएगा कि जो मैंने यहाँ पे डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल लिखा, इसका मायने क्या है. व्हाट इज़ दिस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल? उससे पहले हम थोड़ा सा एनाटॉमी पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है. इफ दिस इज द ट्रैकिया, ये एक ट्रैकिया है. दिस इज ट्रैकिया. अच्छे से सुनना, दिस इज ट्रैकिया. ट्रैकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू, ये किस में डिवाइड होता है ट्रैकिया? बोलिए जी. ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है? ब्रोंकाई या ब्रोंकस. ब्रोंकाई. राइट ब्रोंकाई एंड ये है राइट वाला ब्रोंकाई, ये है लेफ्ट वाला ब्रोंकाई. उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है, it gets further divided into, ये फर्दर डिवाइड होता है किस में? दैट्स कॉल्ड, किस में होता है? शाबाश. ये जो ब्रोंकाई होता है, ये ब्रोंकाई जो है, ये फर्दर डिवाइड होता है. वन इज, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई. ये फर्दर फिर किस में होता है? दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई. ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई, इट फर्दर डिवाइड्स, ये फर्दर डिवाइड होता है इनटू प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स. प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स. दैट मीन्स प्राइमरी ब्रोंक्यूल कहां से निकलता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई से. अब जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल है, इससे क्या निकलेगा? इससे फर्दर निकलेगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल. सेकेंडरी ब्रोंक्यूल. सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से फर्दर निकलेगा क्या? फर्दर निकलेगा क्या? दैट्स कॉल्ड टर्शियरी ब्रोंक्यूल. यहां तक ठीक है. स्टार्ट कहां से किया हमने? राइट ब्रोंकाई से. राइट ब्रोंकाई से क्या बना? सेकेंडरी, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं. सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई से प्राइमरी ब्रोंक्यूल बना. प्राइमरी ब्रोंक्यूल से फिर बना सेकेंडरी ब्रोंक्यूल. सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से फिर बना टर्शियरी ब्रोंक्यूल. अब जो टर्शियरी ब्रोंक्यूल है, इट फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल. टर्शियरी ब्रोंक्यूल से क्या निकलता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल. दिस इज द डिस्टल पार्ट. टर्मिनल यानी बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो पार्ट्स आते हैं ना लंग्स के, जब उनका इन्फेक्शन हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड न्यूमोनिया. ये है ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल. ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होता है, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. अब हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. देखिए फिर से मैं एक बार ये रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है. हम पढ़ रहे थे, दिस वाज द ट्रैकिया.
ट्रैकिया को हमने पहले किस में डिवाइड किया, ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई ये फर्दर डिवाइड हो गया, इसको हम प्राइमरी फर्स्ट डिग्री रखेंगे यहाँ पे, प्राइमरी ब्रोंकाई। दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई से फिर क्या निकला, सेकेंडरी ब्रोंकाई से क्या निकला, क्या निकला, टर्शियरी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, शाबाश। प्राइमरी ब्रोंक्यूल से फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल निकला, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल निकला, टर्शियरी ब्रोंक्यूल से फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल निकला। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद, यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद, डिस्टल टू द टर्मिनल, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना, इसके बाद जो पार्ट्स आएंगे ना, इसके बाद कौन सा पार्ट निकलता है, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद होता है एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। यानी टर्मिनल, दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ व्हाट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसके बाद कौन सा पार्ट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। जब इन्फ्लामेशन इस पार्ट का हो जाएगा, दैट इंक्लूड्स द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, दिस इज कॉल्ड न्यूमोनिया। एंड यहाँ पे अब याद रखो, यहाँ पे अब याद रखो, दैट्स वाई मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कौन कौन सा पार्ट आता है, वन इज रेस्पिरेटरी, वन इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल प्लस एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर, एल्वियोलर सैक। इन तीनों को हम इकट्ठे एक नाम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एसिनाई। क्या बोलते हैं, एसिनाई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक, these three parts are collectively known as acini, and this acini is considered as, this acini is considered as, acini is considered as the structural and functional unit of lung, functional unit of lung. जिस तरह न्यूरॉन इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, किडनी, उसी तरह एसिनाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। लंग्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिनाई। एसिनाई में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। गॉट इट, समझ आया। अब हम बोल सकते हैं सिंपली न्यूमोनिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एसिनाई, बोल सकते हैं ना, न्यूमोनिया इज द, pneumonia is simply the inflammation of acini. Inflammation of acini. Acini means respiratory bronchiole, alveolar duct and alveolar sac. ये आया समझ, आया समझ यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट वी क्लासिफाई न्यूमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल या एनाटॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी वी क्लासिफाई न्यूमोनिया इनटू 3 categories. On the basis of anatomy, we classify pneumonia into 3 categories. One is called lobar pneumonia. Lobar pneumonia. Second is called bronchopneumonia. Bronchopneumonia. And the third one is called interstitial pneumonia. Interstitial pneumonia. And we will take these types of pneumonia one by one. So on the basis of anatomy, I am talking about the anatomical classification. अभी हमने microbes यानी etiological basis पे इसको classify नहीं किया,
We are talking about the anatomical classification. So on the basis of anatomy, we classify the pneumonia into three categories. One is called lobar pneumonia, bronchopneumonia, and the last one is interstitial pneumonia. पहला हमने पढ़ा लोबार pneumonia. लोबार pneumonia. देखिए आपको पता है लोबार, यहाँ पे लोबार मीन्स, यहाँ पे लोबार का मायने है लोब. अब लोब होता क्या है? जब हम राइट, इफ दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग, जो ये राइट लंग होता है ना, इसके 3 लोब्स होते हैं. कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं. वेयर एज जो लेफ्ट लंग होता है, इसके 2 लोब्स होते हैं. क्या होते हैं? 2 लोब्स. राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं. लोबार न्यूमोनिया में क्या होता है? व्हेन one lobe is involved or when one or more lobes of the lungs are involved, that type of pneumonia is called lobar pneumonia. यानी लोबार pneumonia में पूरा लंग इन्वॉल्व नहीं होता है, ओनली एक लोब या 2 लोब इन्वॉल्व होते हैं. उस टाइप ऑफ pneumonia को हम बोलते हैं लोबार pneumonia. आया समझ? यानी लोबार pneumonia में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा लोब जब लंग का इन्वॉल्व हुआ होगा, दैट टाइप ऑफ pneumonia इज कॉल्ड लोबार pneumonia. ठीक है. अब जो ये लोबार pneumonia है, ये लोबार pneumonia है. लोबार pneumonia इसका जो मोस्ट कॉमन काज है ना, मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोबार pneumonia, मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोबार pneumonia इज स्ट्रेप्टोकोकस. ये क्वेश्चन आता है, स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia. मोर देन 90% केसेस में जो लोबार pneumonia है, दैट इज काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia. सो समझ आया ये लोबार pneumonia क्या है? लोबार pneumonia में सिर्फ लंग का एक लोब या एक से ज्यादा लोब, क्या पूरे लंग्स इन्वॉल्व नहीं हुए होते, ओनली लोब ऑफ ए लंग इज इन्वॉल्व. आया समझ? उसके बाद सेकंड वन इज दैट इज ब्रोंकोन्यूमोनिया. This bronchopneumonia is also called lobular pneumonia. अब इसको लोब्यूलर pneumonia क्यों बोलते हैं? इसमें अगर ये लंग है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द, अगर ये फॉर एग्जांपल ये इफ दिस इज द लंग, अगर ये लंग है फॉर एग्जांपल, ये इस वाले लोब के तीन लोब, इस वाले पार्ट लंग के 3 लोब्स है. ठीक है, इसके 2 है. यहाँ पे पूरा लोब, ब्रोंकोन्यूमोनिया में पूरा लोब इन्वॉल्व नहीं हुआ होता है. इसमें क्या हुआ होता है? इस लोब में किसी जगह पर या यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा? न्यूमोनिया के असरात या न्यूमोनिया हुआ होगा, इन्फ्लामेशन हुई होगी. इसमें पूरा लोब इन्वॉल्व नहीं होता है, ओनली सम पैचेस आर प्रेजेंट. यानी किसी जगह पे इन्फ्लामेशन हुई होती है, उस इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं पैची कंसोलिडेशन या पैची इन्फ्लामेशन. आया समझ? दैट मीन्स जो ब्रोंकोन्यूमोनिया है या लोब्यूलर न्यूमोनिया है, इसको हम डिफाइन जब करते हैं, वी डिफाइन इट एज पैची कंसोलिडेशन. यानी इन्फ्लामेशन के पैचेस हुए होते हैं लंग्स में, पैची कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स. यानी पूरा लोब इन्वॉल्व नहीं है, पूरा लंग इन्वॉल्व नहीं है, ओनली पैचेस ऑफ इन्फ्लामेशन और पैचेस ऑफ कंसोलिडेशन आर प्रेजेंट इन द लंग्स. दिस इज कॉल्ड ब्रोंकोन्यूमोनिया. और जो ये ब्रोंकोन्यूमोनिया होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूमोनिया दैट अकर्स इन इन्फेंट्स. इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा जो कॉमन न्यूमोनिया होता है, दैट इज ब्रोंकोन्यूमोनिया. आया समझ? हो गए 2. उसके बाद जो तीसरा है, दैट्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया. एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूमोनिया है जिसमें जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, लंग का जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग इज इन्वॉल्व्ड, एज इन केस ऑफ कोविड-19. अगर आपको वहां पे क्वेश्चन आया कि कोविड-19 में कौन सा टाइप ऑफ न्यूमोनिया होता है, यू विल राइट इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया. जैसा आपने
सुना होगा कि जो कोविड-19 जब कॉम्प्लिकेटेड होता है, इट विल लीड टू बायलेटरल निमोनिया, bilateral pneumonia, and this bilateral pneumonia is a type of interstitial pneumonia. So in case of covid-19 कौन सा टाइप ऑफ pneumonia होता है? That is interstitial pneumonia. आया समझ? आया समझ? समझ आया? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ etiology. ऑन द बेसिस ऑफ etiology. ऑन द बेसिस ऑफ etiology जो है हम क्लासिफाई करते हैं, जो नमूनिया को हम क्लासिफाई करते हैं, वी क्लासिफाई इट इनटू बैक्टीरियल नमूनिया. Bacterial pneumonia. Second is viral pneumonia. Viral pneumonia. Third one is fungal pneumonia. Fungal pneumonia. ठीक है. और some protozoan pneumonia is also present, लेकिन most commonly bacterial viral pneumonia होता है. मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी. इटियोलॉजी के बेसिस पे हम नमूनिया को क्लासिफाई करते हैं इनटू बैक्टीरियल नमूनिया, वी क्लासिफाई इनटू वायरल नमूनिया एंड फंगल नमूनिया. बैक्टीरियल नमूनिया एक ऐसा टाइप ऑफ नमूनिया है दैट जो किससे होगा? दैट इज काज्ड बाय बैक्टीरिया. यानी जो नमूनिया बैक्टीरिया से होगा दैट्स कॉल्ड बैक्टीरियल नमूनिया. आया समझ? अब किस किस बैक्टीरिया से होता है? मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जिससे नमूनिया होता है वो मैंने आपको पहले ही बोला, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया. स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया. स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ नमूनिया. स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ नमूनिया. और किस बैक्टीरिया से हो सकता है नमूनिया? दैट्स कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जिसको हम बोलते हैं, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे क्या हो सकता है? नमूनिया हो सकता है. ये तीन मेन है जिनसे नमूनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, बैक्टीरियल कॉजेज. वन इज स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया, अनदर इज स्टेफाइलोकोकल नमूनिया एंड द थर्ड वन इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. आया समझ? और जो ये बैक्टीरियल टाइप होता है ये कॉमन टाइप ऑफ नमूनिया होता है. ज्यादा से ज्यादा नमूनिया बैक्टीरिया से थी. जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. नंबर सेकंड इज वायरल नमूनिया. जी 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर मैं कह रही हूँ जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में लिख देती हूँ. क्या? जो हीमोफिलस क्या है? सर जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना. जी हेलो. जी जी बोलिए. जो वो बैक्टीरिया है या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज ए बैक्टीरिया. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है. इन्फ्लुएंजा वायरस इज ए वायरस. उसको हम बोलते हैं H1N1. उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स आते हैं, बट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज ए बैक्टीरिया. आया समझ? अच्छा जी उसके बाद है वायरल निमोनिया. वायरल निमोनिया. वायरल निमोनिया जो वायरस से होगा, मोस्ट कॉमनली इन्फ्लुएंजा वायरस या कोरोना वायरस इससे होगा. एडिनोवायरसेस से निमोनिया हो सकता है, या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस. दीज आर द कॉमन वायरसेस दैट विल लीड टू द निमोनिया. आया समझ?
ये हो गए Sir, वायरल। repeat, sir. I'm facing network issues, sir. मैं बोल रहा हूँ जो वायरल निमोनिया है, वायरल निमोनिया इज अ टाइप ऑफ निमोनिया दैट्स कॉज्ड बाय वायरसेस। आया समझ, जो वायरसेस से होगा। इसमें जो मोस्ट कॉमन वायरस है जिससे वायरल निमोनिया होता है, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस। और जो सेकंड वन है, दैट इज एडिनो वायरस। एंड द थर्ड वन इज कोरोना वायरस या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। दीज आर द वायरस दैट लीड टू द निमोनिया, जिसको हम वायरल निमोनिया बोलते हैं। आया समझ। उसके बाद है फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया इज़ नॉट मच कॉमन, ये कॉमन नहीं है, बट कभी कभार फंगस से भी निमोनिया हो सकता है। और ये निमोनिया जो फंगल निमोनिया है, ये उन पेशेंट्स में होता है हु आर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। आया समझ। और ये किससे होता है, दैट्स हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस कैन लीड टू द फंगल निमोनिया। आया समझ। ये हो गए जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। इसके बावजूद भी कुछ टाइप्स ऑफ निमोनिया होते हैं, और टाइप्स होते हैं निमोनिया। उसमें हम पहले पढ़ेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। आप में से मुझे कोई बता सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को और एक नाम बोलते हैं, व्हाट्स दैट? नोजोकोमियल। नोजोकोमियल निमोनिया, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या नोजोकोमियल निमोनिया। हॉस्पिटल कब हम बोलेंगे एक पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हुआ है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, HAP या नोजोकोमियल निमोनिया। एक पेशेंट को हम तब जब कोई पेशेंट वेंटिलेशन के पर्पस के लिए वहां पे होगा, वो तब अलग है ना, उसको हो उसको हम सकता बोलते हैं है। वेंटिलेट, उसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। हम अभी पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड कोई निमोनिया। पेशेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कब हम बोलेंगे पेशेंट को हुआ है? हम अगर किसी पेशेंट को कोई और डिजीज है, सर जब वो वहां पे एडमिट होगा हॉस्पिटल में, सर उस टाइम जब उसको ये होगा नमोनिया, सर उसको हम बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। पेशेंट फॉर अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर पेशेंट यह कोरुक एडमिट, अमिस द्राव नमोनिया, जी अमिस वन अमिस हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया कहें वन आफ्टर एडमिशन। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, आफ्टर एडमिशन यम सात पेशेंट एडमिट गो, आफ्टर 48 आवर्स टू 72 आवर्स में अगर, बट आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन अगर पेशेंट को निमोनिया हो गया, वी लेबल दैट निमोनिया एज ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अगर 48 घंटे से पहले इसको निमोनिया है, ये फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया नहीं होता है, इट इज कॉज्ड बाय सम अदर इटियोलॉजी। आया समझ। बट हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया तब बोलेंगे जब एक पेशेंट को निमोनिया होगा आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। यम साथ पेशेंट एडमिट गो आज पत अगर अमिस 48 घंटे पत गो अमिस निमोनिया, तब हम बोलेंगे पेशेंट को क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, ये पूछा गया था GMC बारामूला में 2022 ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये जो याद, इशू प्रसान ये क्वेश्चन गो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया तब हम बोलेंगे जब वो कब होगा, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। ठीक है। उसके बाद और एक निमोनिया होता है, दैट्स कॉल्ड एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया वो टाइप ऑफ निमोनिया होता है जो किसी चीज को एस्पिरेट करने से, यानी जो चीज एस्पिरेट हो जाएगा इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, उस टाइप ऑफ निमोनिया को हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। आई विल रिपीट, एस्पिरेट करना मतलब होता है जब आप कोई फूड आर्टिकल या कोई भी सब्सटेंस लंग्स में चला जाएगा जिसकी वजह से निमोनिया होगा, उस टाइप ऑफ निमोनिया को हम बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। आया समझ। एस्पिरेशन निमोनिया। इसमें जो सबसे कॉमन निमोनिया है जो एस्पिरेट करने से होता है, दैट्स कॉल्ड केरोसिन निमोनिया। केरोसिन निमोनिया। केरोसिन निमोनिया। अब ये केरोसिन निमोनिया कैसे होता है? कह केरोसिन सह मा गैस डायरेक्ट यथ मज कत मज
रेस्पिरेटरी ट्रैक्टस मज अगर कंस फॉर एग्जाम्पल अमिस बासा यह ड्यू बोतल अम तुज तो चे क्या यह कैरोसिन अत मज अब ये कहाँ जाएगा ये स्टमक में जाएगा अब स्टमक से ये एस्पिरेट कैसे हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर न डॉक्टरस पाए आस अगर न हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पाए आस सह कर अमिस स्टमक वॉश यानी वो इसके स्टमक में ट्यूब डालेगा ट्यूब डालने की कोशिश से क्या करेगा इस कैरोसिन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा उससे क्या हो सकता है उससे ये कैरोसिन लंग्स में जाता है एंड इट कैन लीड टू कैरोसिन एस्पिरेशन निमोनिया दैट्स व्हाई इन कैरोसिन पॉइजनिंग और कैरोसिन एस्पिरेशन में क्या होता है स्टमक वॉश इज हाईली कंट्राइंडिकेटेड इस वाले जो पॉइजनिंग केस में हम क्या करते हैं इस वाले पॉइजनिंग केस में हम स्टमक वॉश नहीं करते हैं आया समझ एंड दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट दिस इज द टाइप ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया उसके बाद है और मैनेज कैसे करेंगे हम इसको फिर चारकोल वारकोल एंटीडोट देते हैं आया समझ लेकिन स्टमक वॉश नहीं देते ठीक है उसके बाद और है कि दैट्स वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जब एक पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे चढ़ाते हैं वेंटिलेटर पे चढ़ाने के बाद अगर उस पेशेंट को निमोनिया हो गया उसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया सेम वही है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जब आफ्टर एडमिशन 48 आवर्स के बाद एक 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बाद अगर पेशेंट को निमोनिया हो गया इफ the patient is on the ventilator and after 48 to 72 hours में उसको क्या हो गया 48 to 72 hours के बाद उसको निमोनिया हो गया we call or we label that type of pneumonia as ventilator associated pneumonia आया समझ yes sir क्लियर है yes sir उसके बाद if we go there अगर अब हम कम्युनिटी एक्वायर्ड वो अलग से है वो इसमें नहीं वो छोड़ो आप वो इसमें नहीं आएगा ठीक है क्योंकि हम अभी पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसमें जो मोस्ट कॉमनली होता है वो या तो नोजोकामियल होता है या तो ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया और जो इन्फेंट न्यूबॉर्न प्री टर्म बेबीज़ होते हैं प्रीमैच्योर बेबीज़ उनमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ज़्यादा कॉमन टाइप होता है आया समझ ये कॉमनली होता है अब हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें इस निमोनिया यानी लंग्स में एक्चुअली होता क्या है जब ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स में एक्चुअल में होता क्या है देखिए अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें निमोनिया की इसके 4 स्टेजेस होते हैं 4 स्टेजेस होते हैं निमोनिया के कितने स्टेजेस होते हैं 4 स्टेजेस होते हैं नंबर फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ कंजेशन इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेज ऑफ कंजेशन जहाँ पे भी कंजेशन वर्ड लिखा होगा दैट मीन्स जो लंग है जो अफेक्टेड लोब है दैट इज रेड इन कलर रेडिश हो जाता है रेड हो जाता है उसमें रेडनेस आ जाती है वो कंजेस्टेड होता है यानी उसमें फ्लूइड थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है आया समझ यानी स्टेज ऑफ कंजेशन में क्या होगा दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया इसमें क्या होगा इसको हम इनिशियल स्टेज भी बोलते हैं इसमें क्या होगा जो अफेक्टेड पार्ट है यानी जिस पार्ट को निमोनिया हुआ होगा जिस पार्ट में इन्फ्लामेशन हुई होगी वो रेड होगा वो कंजेस्टेड होगा वो हार्ड होगा और ये जो स्टेज है ये 1 से 2 दिन तक रहता है 1 to 2 days यानी फर्स्ट डे टू सेकंड डे तक जो स्टेज रहता है निमोनिया का उसको हम क्या बोलते हैं दैट्स कॉल्ड स्टेज ऑफ कंजेशन गॉट इट yes sir उसके बाद है सेकंड स्टेज निमोनिया का सेकंड स्टेज दैट्स कॉल्ड रेड हेपेटाइजेशन इसमें क्या होता है अब पहला स्टेज गुजर गया अब ये स्टेज कब से स्टार्ट होगा ये 2 से 4 दिन तक होगा यानी 2 डेज पे हमारा स्टेज कौन सा हो गया खत्म दैट स्टेज ऑफ कंजेशन 2 दिन के बाद कौन सा स्टेज होगा स्टार्ट रेड हेपेटाइजेशन कब तक रहेगा 4 दिन तक रहेगा अब इसको रेड हेपेटाइजेशन जहाँ पे हेपेटाइजेशन वर्ड है हेपेट मीन्स लिवर यानी जो अफेक्टेड लोब है लंग का
जिसमें इन्फ्लामेशन हो गई, दैट विल लुक लाइक ए लिवर, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन जो उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा। यानी जो लंग्स होते हैं ना ये सॉफ्ट होते हैं, क्या होता है, सॉफ्ट, लेकिन लिवर थोड़ा सा हार्ड होता है। दैट मीन्स लंग्स की अपीयरेंस कैसी होगी, अब लंग्स की कंसिस्टेंसी लिवर कैसी जैसे होगी, सॉफ्ट से हार्ड, लिवर और ये लिवर लाइक और कंसिस्टेंसी होगी, लिवर लाइक कंसिस्टेंसी। लेकिन जब लिवर लाइक कंसिस्टेंसी होगी इस स्टेज में, जो लिवर लाइक कंसिस्टेंसी वो रेड होगी, यानी अभी भी जो लंग है वो रेड है, क्या है, रेड है। एंड दैट इज क्वाइट कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड मीन्स इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होता है, कंजस्टेड हुआ होता है, आया समझ। लेकिन इसकी अपीयरेंस लंग्स लिवर की जैसी हो जाती है, लेकिन जो लिवर है, जो इसकी अपीयरेंस है वो रेड रेड इन कलर होती है अभी। क्यों रेड क्यों होती है, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हुई होती है, कंजस्टेड हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद ये कितनी डेज तक रहता है, 2 to 4 days तक। उसके बाद है ग्रे हेपेटाइजेशन इज द थर्ड स्टेज, ग्रे हेपेटाइजेशन। वही इसमें भी लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, लिवर लाइक कंसिस्टेंसी, लेकिन वहां पे कलर कौन सा था, रेड। यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा, अफेक्टेड लोब का रेड कलर रेड से टर्न हो जाएगा ग्रे, आया समझ, ग्रे कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी अलग से एक पैथोफिजियोलॉजी है, लेकिन इस पे अत लग बराबर अख क्लास अगर सु परो, ठीक है। अब यहाँ पे आप यही याद रखो। उसके बाद है फोर्थ स्टेज, दैट्स कॉल्ड स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन। और जो ये है ना स्टेज ग्रे हेपेटाइजेशन, ये 4 डेज से 8 डेज तक रहता है, 4 डेज से, यानी स्टेज ऑफ कंजेशन रिमेन्स फ्रॉम फर्स्ट डे टू सेकंड डे, रेड हेपेटाइजेशन फ्रॉम सेकंड डे टू 4 डे, सेकंड 4 डेज से 8 डेज तक कौन क्या रहता है, ग्रे हेपेटाइजेशन, आया समझ। अब रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रहता है 8 to 9 डेज, इसमें जो लंग है वो अपनी अपीयरेंस में वापस फिर आ जाता है, आया समझ। दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन फेज। उसके बाद सर लास्ट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन फेज, यानी जो हेपेटाइजेशन हुई होती है ना वो रिजॉल्व हो जाती है, आया समझ। उसके बाद आते हैं हम, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस निमोनिया, निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं। वन फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो निमोनिया का आता है, दैट्स हाई फीवर, हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है निमोनिया में। पहले क्या आता है, हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ निमोनिया। उसके बाद सेकंड क्या है, कफ, लेकिन निमोनिया में याद रखना, निमोनिया में ड्राई कफ नहीं होता है, निमोनिया में कफ विथ म्यूकस होता है, कफ विथ म्यूकस, और वो म्यूकस थिक होता है, क्या होता है, ये याद रखना, निमोनिया में ड्राई कफ नहीं होता है, यूजुअली ड्राई कफ नहीं होता है, मोस्टली क्या होता है इनमें, कफ विथ थिक म्यूकस, दिस इज द सेकंड सिम्टम ऑफ निमोनिया। उसके बाद जो थर्ड वन है, थर्ड वन में क्या होगा, देयर विल बी टैकिपनिया, यानी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी। देयर विल बी आल्सो नेजल फ्लैरिंग इन न्यूबॉर्न बेबीज, नेजल फ्लैरिंग हो जाएगी। देयर विल बी ग्रंटिंग विल बी आल्सो प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न बेबीज। देयर विल बी देयर विल बी फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इफ द निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, अगर वायरस से होगा देयर विल बी फ्लू लाइक सिम्टम्स, आया समझ। सोर थ्रॉट, sore throat, there will be anorexia, there will be general body tiredness, जिसको हम मैलेस बोलते हैं, मैलेस, MALAISC, मैलेस, जनरल बॉडी टायर्डनेस हो जाती है। अगर सीवियर के केसेस में होगा, न्यूबॉर्न को निमोनिया होगा, अगर सीवियरिटी, अगर निमोनिया है सीवियर, क्या ऐसे सीवियर, जो बेबी है उसको कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं, उसको कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं, कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं। बेबी को साइनोसिस भी हो सकता है। जब सीवियरिटी होगी उससे क्या होगा, देयर विल बी नो गैसेस एक्सचेंज, यानी जो गैसेस एक्सचेंज उस पर भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी वाइटल ऑर्गन्स, जिसकी वजह से साइनोसिस होगा, आया समझ। दिस वाज ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस निमोनिया।
उसके बाद आते हैं हम डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस आपको पता है, पहले आप क्या पूछोगे, हिस्ट्री विस्ट्री पूछोगे, अगर एडल्ट है उसको हिस्ट्री पूछोगे, या अगर बेबी है उसकी आप फिजिकल असेसमेंट लोगे, ठीक है। इसमें जो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस जो है फॉर नुमोनिया, जो नुमोनिया में डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इज कंसिडर्ड एज द डायग्नोसिस ऑफ चॉइस। इसमें फिर हमें दिखाई देता है कि अगर ब्रोंकोनुमोनिया है, देयर विल बी पैची कंसोलिडेशन। अगर लोबार एक लोब इन्वॉल्व हुआ होगा उसमें हमें एक्सरे पे दिखेगा कि एक लोब इन्वॉल्व है, उससे हम पता कर सकते हैं लोबार नुमोनिया है कि ब्रोंकोनुमोनिया है, ठीक है। ये आया यहाँ तक समझ आया किन कल पे चलान? Yes, sir. मे बासा कल पे No, चलान। sir, समझ आया. मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट? देखिए, मैनेजमेंट ऑफ दिस pneumonia, it depends upon the etiology. If pneumonia is caused by bacteria, अगर बैक्टीरिया से होगा, बैक्टीरिया से अगर ये होगा, हम क्या करेंगे,